हेलो एंड वेलकम टू लर्निंग सेशन। आप अगर केवाईसी और एमएल के कोर्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको ये कोर्स ज़रूर चेकआउट करना चाहिए। इस कोर्स के अंदर हमने सारा कंटेंट डिटेल में कवर किया गया और आपको हम कोर्स में प्रोवाइड करेंगे कंसेप्चुअल वीडियो, पीडीएफ नोट्स एंड क्वेश्चंस भी हम आपको प्रोवाइड करने वाले हैं। आप ये कोर्स को एक्सेस कर सकते हैं हमारे ऐप लर्निंग सेशन आईबीएफ एग्जाम से, जो कि प्ले स्टोर और ऐप स्टोर दोनों पे अवेलेबल रहेगा। और इस कोर्स के अंदर हम आपको कंसेप्चुअल वीडियोस तो देंगे, उसके साथ साथ हम मॉक टेस्ट, मेगा मॉक टेस्ट भी जो है करवाएंगे। और आप हमारे आने वाले वीडियोस के अपडेट के लिए टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज का हम लेक्चर स्टार्ट करते हैं, दैट इज ऑन ऑर्गेनाइजेशनल सेटअप फॉर केवाईसी एंड एएमएल। तो ये चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले ये समझते हैं। एक बैंक जो है, बैंक इज नॉट अ स्मॉल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। बैंक मल्टी कंट्रीज में, मल्टी स्टेट्स में ऑपरेट करने वाली बहुत बड़ी ऑर्गेनाइजेशन होता है, राइट। तो इसके अंदर एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर हम नहीं डाल सकते रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आप केवाईसी को रिस्पॉन्सिबल रखो। एंड सेकंड पार्ट, जिस तरह से केवाईसी बिल्ट है, जिस तरह से मनी लॉन्ड्रिंग की प्रॉब्लम बिल्ट है, एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटी डाल के हम उस चीज़ को प्रिवेंट नहीं कर सकते। तो इसलिए ज़रूरी हो जाता है हमारे लिए समझना कि बैंक के ऑर्गेनाइजेशन सेटअप के अंदर किन किन पर्सन की, किस किस डिपार्टमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है रिगार्डिंग केवाईसी एंड एएमएल। ओके, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है, बिकॉज यू विल अंडरस्टैंड कि बैंक के अंदर कौन पर्सन है और उसका क्या रोल रहेगा रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग थ्रू केवाईसी। क्योंकि अभी हम पढ़ रहे हैं केवाईसी वाला पार्ट, तो हमारा फोकस भी किस पे रहने वाला है कि केवाईसी के थ्रू हम मनी लॉन्ड्रिंग को कैसे रोकें, ठीक है। तो उसी के लिए सबसे पहले बैंक के अंदर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन होती है, उसके अंदर सबसे पहले उसके होते हैं ऑनर, राइट, शेयर होल्डर। अब शेयर होल्डर का कंपनी चलाने में तो कोई पार्ट नहीं रहता, राइट। दे आर जस्ट ओनर्स। कंपनी चलाता कौन है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एंड मैनेजमेंट। मैनेजमेंट भी कौन सी? 3 लेवल की होती है, सीनियर, मिडल एंड लोअर लेवल, राइट। तो हम पूरे ऑर्गेनाइजेशन सेटअप में बात करेंगे। अभी हम बात करें कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट मींस एकदम टॉप लेवल के ऊपर, एकदम टॉप टियर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन में क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है लोगों की, रोल ऑफ द बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट। ओके, तो देखते हैं। सबसे पहले उनका काम क्या है कि कंट्रोल प्रोसेसेस जो है डिजाइन किए गए हैं, अच्छे से इम्प्लीमेंट किए गए हैं एंड ऑपरेट भी अच्छे से हो रहे हैं। मतलब मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए जो जो चीजें करनी जरूरी थी, जो जो फ्रेमवर्क बनाना जरूरी था, वो बना है, उसको इम्प्लीमेंट किया गया और वो अच्छे से वर्क भी कर रहा है। ये चेक करना किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है? दिस इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर एंड सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट काम उनका आ जाता है कि हम उन्होंने ये इंश्योर करना है कि बैंक का एएमएल प्रोग्राम जो है इज इन प्लेस एट ग्रुप लेवल एंड इज इफेक्टिवली मैनेज्ड। मतलब कि एएमएल को रोकने के लिए आप एक्टिवली मेजर्स ले रहे हो और वो क्या है? ग्रुप लेवल मींस पूरे बैंक के अंदर लगाए गए हैं एंड आर इफेक्टिवली मैनेज्ड। देन उसके बाद बोर्ड और सीनियर मैनेजमेंट का काम क्या बनता है कि इन्होंने प्रॉपर ओवरसी करना है, देखते रहना है कि सिस्टम जो हो गया हमारा मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने का, केवाईसी का, इंटरनल कंट्रोल और जो रिस्क को रोक, मनी लॉन्ड्रिंग के रिस्क को कम करने की हम जो स्ट्रेटजी लगा रहे हैं, वो सब कुछ क्या हो रही है? अच्छे से कवर हो रही है। तो ये सारा क्या आ जाता है? रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बोर्ड एंड सीनियर मैनेजमेंट, ठीक है। अब इसको थोड़ा फर्दर डिटेल में पढ़ते हैं। सिर्फ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है? सबसे पहले बोर्ड ऑफ डायरेक्टर किसी भी कंपनी में होता है ना, वो उसका काम क्या होता है? पॉलिसीज बनाना, पॉलिसीज फिर बना के या कोई भी डिसीजन लेना और फिर उसके ऊपर वर्क किसने करना है? मिडिल लेवल और लोअर लेवल ने, राइट। तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर का भी यही काम है कि केवाईसी की पॉलिसी जो है बैंक की, वो कॉम्प्रिहेंसिव बने सबसे पहले। मतलब इन डिटेल पॉलिसी बैंक के अंदर होनी चाहिए, हर चीज उसमें कवर होनी चाहिए कि हर एक पर्टिकुलर एंटिटी आएगी तो क्या केवाईसी होगा, एक स्पेशल केस होगा तो उसमें क्या क्या केवाईसी, एक्सेप्शनल चीजों में कैसे आपने डील करना है, हर चीज उस पॉलिसी के अंदर कवर होनी चाहिए। एंड वो क्या होना चाहिए आपका?
अलाइन करना चाहिए लीगल रिक्वायरमेंट के साथ, मतलब जैसी लॉ की रिक्वायरमेंट है आप उसको फुलफिल करते हुए अपनी पॉलिसी बना रहे हो। ओके, उसके बाद अगला काम क्या है, उस केवाईसी पॉलिसी के अंदर, केवाईसी फ्रेमवर्क के अंदर आपने ये डिफाइन करना है कि कस्टमर एक्सेप्ट करने से पहले, बैंक के अंदर कोई भी कस्टमर न्यू ऐड होगा उससे पहले क्या क्या रिक्वायरमेंट है, ये भी पॉलिसी आपको बनानी है। बिकॉज दिस इज द स्टेप वेयर वी कैन प्रिवेंट मनी लॉन्ड्रिंग, हम इलिसिट लोगों को आने से रोक सकते हैं अगर हमारी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी स्ट्रॉन्ग है। ओके, देन थर्ड आ जाता है कि एस्टैब्लिशिंग इफेक्टिव एएमएल और सीएफटी फ्रेमवर्क, जिसमें वो क्या करेंगे, रिस्पॉन्सिबिलिटी डिफाइन करेंगे अलग अलग लोगों की रिगार्डिंग प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। उसके बाद आ जाता है रिस्क बेस्ड कैटेगराइजेशन, रिस्क बेस्ड अप्रोच लगाना ताकि हमारे कस्टमर की कैटेगराइजेशन करेक्ट हो। ये भी किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आपकी कंपनी में ये हो रहा होना चाहिए, कंपनी मीन्स बैंक में ये हो रहा होना चाहिए। देन उन्होंने ये सारी पॉलिसी लगा दी, कौन कौन सी लगा दी फिर से एक बार देखते हैं। केवाईसी पॉलिसी बनाई जो लॉ के हिसाब से मैच है, फिर केवाईसी पॉलिसी के अंदर इंश्योर किया कि कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी स्ट्रांग है या नहीं, फिर उसके बाद एएमएल का जो फ्रेमवर्क है केवाईसी के अंदर उसको इस्टेब्लिश किया और ये देखा कि रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्टिकुलर पर्सन को लग गई है या नहीं, एंड कस्टमर की क्या करी, रिस्क बेस्ड कैटेगराइजेशन करी। जब उसने सारी पॉलिसी बना दी फिर उसने क्या करना है, इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन करनी है, इंडिपेंडेंटली इवेल्युएट करना है कि जो भी हमारा कंप्लायंस की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन रही है वो अच्छे से फॉलो हो रही है या नहीं, अडेयरेंस टू द लॉ एंड रेगुलेशन। और इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन कैसे करेगा वो, बाय डूइंग कॉन्करेंट ऑडिट। कॉन्करेंट ऑडिट मतलब आपने, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने ये नहीं करना कि साल में एक बार आके चेक कर लिया, ये आपने लगातार ऑन अ कंटिन्यूअस बेसिस आपने चेक करते रहना कि पॉलिसी फॉलो हो रही है या नहीं हो रही। एंड देन जो आप ये ऑडिट कर रहे हो इसकी आप क्या करोगे, यू विल प्रेजेंट अ क्वार्टरली कंप्लायंस ऑडिट रिपोर्ट टू द ऑडिट कमेटी। क्वार्टरली फिर आपकी रिपोर्ट भी जानी चाहिए ऑडिट कमेटी को। और लास्ट में आपको डेजिग्नेटेड डायरेक्टर और प्रिंसिपल ऑफिसर भी अपॉइंट करना है एज पर प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट रिक्वायरमेंट। तो पीएमएलए में रिक्वायरमेंट होती है कि हमें एक डेजिग्नेटेड पर्सन चाहिए जिसको हम रिस्पॉन्सिबल माने कि हमें अगर कोई मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड क्वेश्चन पूछना है तो हम आपकी कंपनी में किसको पूछे। तो ये काम अपॉइंट कौन करवाएगा, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को भी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर अपॉइंट कराएगा। तो सारे पॉइंट आपस में लिंक पे चल रहे हैं। सबसे पहले आप केवाईसी पॉलिसी बनाओगे, उस पॉलिसी के अंदर आपने क्या इंश्योर करना है, हमारे कवर हो जाए, लॉज एंड रेगुलेशन फॉलो हो जाए, उसके अंदर आपकी कस्टमर एक्सेप्टेंस पॉलिसी भी आनी चाहिए, फिर उसके अंदर आप क्या कर रहे हो, एएमएल के फ्रेमवर्क को भी लेकर आ रहे हो, एएमएल प्रिवेंशन का फ्रेमवर्क भी आप लेकर आ रहे हो, एंड नंबर 4 आप क्या कर रहे हो, ये पॉलिसी बनाने के बाद रिस्क बेस अप्रोच लेके कस्टमर की कैटेगराइजेशन कर रहे हो। फिर ये पॉलिसी आपने जब बना ली देन आपने करना है इसकी इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन। इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन आपने एक बार नहीं करनी, आपने इंडिपेंडेंट इवेल्युएशन करनी है ऑन अ कॉन्करेंट बेसिस। फिर जो भी आपने ऑडिट करा है उसका आपने क्या करना है, आपने रिपोर्ट देनी है, किसको देनी है, ऑडिट कमेटी को। एंड एट लास्ट आपने पीएमएलए की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए डेजिग्नेटेड डायरेक्टर भी अपॉइंट करना है। ठीक है, तो इस तरह से ये आ गई बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब हम समझेंगे रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द सीनियर मैनेजमेंट। सीनियर मैनेजमेंट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है, तो प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग रूल्स क्या करते हैं, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी, कंप्लायंस की सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी किसको डाल देते हैं, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को डाल देते हैं। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर अपॉइंट कौन करेगा, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करेगा। और उसके साथ साथ किसको डालते हैं, सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स के ऊपर डाल देते हैं। ठीक है, दो लोग, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर और सीनियर मैनेजमेंट ऑफिशियल्स। तो हम देख लेते हैं कि डेजिग्नेटेड डायरेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उससे पहले हम समझते हैं कि डेजिग्नेटेड डायरेक्टर होता क्या है। सो डेजिग्नेटेड डायरेक्टर क्या है, रिस्पॉन्सिबल फॉर इंश्योरिंग ओवरऑल कंप्लायंस विद पीएमएलए एंड पीएमएलए रूल्स। अब डेजिग्नेटेड का क्राइटेरिया कैसे होगा, किस किस पर्सन को मानेंगे, एक कंपनी के अंदर पीएमएलए किसको देखेगा, किसको रिस्पॉन्सिबल ठहराएगा फॉलो करने के लिए, टू मैनेजिंग डायरेक्टर या होल टाइम डायरेक्टर ऑथराइज बाय बोर्ड। जो भी कंपनी का एमडी है या फिर एमडी या होल टाइम डायरेक्टर है उसको मानेंगे डेजिग्नेटेड डायरेक्टर। फिर पार्टनरशिप फॉर्म में जो पार्टनर मैनेजिंग का है, जो पूरा
पार्टनरशिप का बिजनेस संभाल रहा है वो, प्रोप्राइटरशिप फॉर्म के अंदर प्रोप्राइटर सिंपल, ट्रस्ट के अंदर जो पर्सन रिस्पॉन्सिबल है वो कौन होगा, ट्रस्टी, और एसोसिएशन के अंदर जो भी पर्सन मैनेज कर रहा है वो क्या हो गया, डेजिग्नेटेड। मींस जिस पर्सन के ऊपर सारे बिजनेस को संभालने की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, पीएमएलए भी उसी को जाके पूछेगा कि आप बताओ आपने कंप्लायंस करी है नहीं। तो क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है इन लोगों की पीएमएलए के अंदर, सबसे पहले कि केवाईसी की जो पॉलिसी है आपकी, ठीक है, वो रेगुलरली अपडेट होनी चाहिए, और यहाँ पर क्लियर रिस्पॉन्सिबिलिटी असाइन होनी चाहिए हर एक पर्सन की, ओके, कि कौन पर्सन उस चीज को ओवरसी करने वाला है। देन जो भी हमारे बैंकिंग प्रोडक्ट है वो केवाईसी के नॉर्म को कंप्लाई करे। अब हर बैंकिंग प्रोडक्ट में केवाईसी का रूल फॉलो होना चाहिए। एंड देन प्रिंसिपल ऑफिसर पॉइंट के वही रिपीट हो गया पॉइंट। देन इम्प्लीमेंट रिपोर्टिंग मैकेनिज्म फॉर एफआईयू इंडिया। एफआईयू इंडिया को रिपोर्ट कैसे करेंगे, स्पेशली किन चीज़ों में, जो ट्रांजैक्शन कोर बैंकिंग सिस्टम के बाहर है। जो सीबीएस में है वहाँ पे तो हम ऑटोमेट करके उसको रिपोर्ट कर सकते हैं, बट उसके अलावा भी ट्रांजैक्शन को किस तरह से करेंगे, ये मैकेनिज्म इम्प्लीमेंट करना किसका काम है, डेजिग्नेटेड ऑफिसर का, डायरेक्टर का। देन जो भी बैंक की सेल्स, मार्केटिंग और ऑपरेशन टीम है, हमें वो भी चेक करना है कि केवाईसी के नॉर्म को फॉलो करें। सिमिलरली बैंक में क्रेडिट मॉनिटरिंग यूनिट होते हैं, और रिस्क बेस्ड अप्रोच के हिसाब से कैटेगराइजेशन करवाना है। देन कंप्लायंस एंड ऑडिट फंक्शन मस्ट ओवरसी केवाईसी, इंश्योर रेडीनेस फॉर रेगुलेटरी एंड लीगल चार्जेस। मतलब डेजिग्नेटेड का ऑफिसर का ओवरऑल काम क्या हो गया कि सबसे पहले केवाईसी की पॉलिसी होनी चाहिए, उसके बाद आपने देखना है कि रिपोर्टिंग अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, और जितने भी बैंक के अंदर प्रोडक्ट हैं, जितने भी डिपार्टमेंट है, अलग अलग यूनिट है, वो क्या कर रहे हैं, केवाईसी के नॉर्म को फॉलो करके चल रहे हैं। और हम हमारे बैंक में इस तरह से रिकॉर्ड कीपिंग कर रहे हैं कि अगर कल को किसी भी रेगुलेटरी चेंजेस की ज़रूरत पड़े तो हम इजीली अपनी पॉलिसी को अडेप्ट कर सकें। एंड देन प्रॉपर रिकॉर्ड कीपिंग होनी चाहिए, ताकि फॉर स्टिपुलेटेड पीरियड क्या था, 5 साल तक आपको रिकॉर्ड मेंटेन करने होते हैं। देन इम्प्लीमेंट ट्रेनिंग रिगार्डिंग केवाईसी और एएमएल पॉलिसी। तो ये सारा काम आ गया किसका, डेजिग्नेटेड डायरेक्टर का ये काम हो जाता है कि केवाईसी के रिगार्डिंग ये चीजें करनी है। अब देखते हैं प्रिंसिपल ऑफिसर जो अपॉइंट करना था हमें बीएमएलए के अंदर, उसका क्या काम रहेगा। तो प्रिंसिपल ऑफिसर का मेन रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, फॉर सबमिटिंग प्रिस्क्राइब्ड रिपोर्ट टू एफआईयू इंडिया विद इन स्पेसिफाइड टाइम लिमिट। तो उसका काम ही है क्या कि आपको रिपोर्ट सबमिट करनी है एफआईयू इंडिया को। नाउ की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या रहने वाली है, सबसे पहला काम आ जाता है फॉर्मुलेटिंग एंड अपडेटिंग केवाईसी पॉलिसी। देन कोऑर्डिनेटिंग विद बिजनेस वर्टिकल्स के साथ उसको कोऑर्डिनेट करना है, ताकि केवाईसी का ऑपरेशनल मैनुअल, केवाईसी की पॉलिसी तो बना ली, बट उसके बाद हमें देखना है कि उसको ऑपरेशनल मैनुअल भी हमने डिटेल में बना के दिया एम्प्लॉयज को या नहीं। देन उसके बाद हर एक केवाईसी नॉर्म के अंदर, हर एक पॉलिसी के अंदर हमारा मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क असेसमेंट कवर हो रहा है या नहीं, उसको प्रिवेंट करने का मेथड हमने इंक्लूड किया है या नहीं किया। देन एसओपीज होने चाहिए हमारे प्रॉपर, एंड ट्रांजैक्शन मॉनिटरिंग ऑनरशिप, मींस ट्रांजैक्शन के पीछे की ऑनरशिप किसकी है इसको आइडेंटिफाई करने के लिए एसओपीज होने चाहिए। ये क्यों लगाया गया, ताकि एक्चुअल ऑनर हमें पता रहे एंड बेनामी ट्रांजैक्शन ना हो सके, इसके थ्रू टेररिस्ट फाइनेंसिंग ना हो सके, ठीक है। देन उसके बाद आ जाता है कि ड्यू डिलीजेंस प्रोसीजर, अच्छे से लग रहा है, ये भी किसका काम है देखना, प्रिंसिपल ऑफिसर। और नेक्स्ट रिस्क कैटेगराइजेशन मॉडल्स आर इंटीग्रेटेड, कि आपको जो रिस्क बेस्ड कैटेगराइजेशन करनी है वो इंश्योर करना है कि हर एक बिजनेस वर्टिकल के अंदर हमने इंक्लूड किया है उसको, ठीक है। देन सेटिंग अप रिपोर्टिंग मैकेनिज्म, एफआईयू को रिपोर्ट करना उसका मेन काम है, तो उसके मैकेनिज्म सेटअप करना और इंश्योर करना कि सारे ट्रांजैक्शन कवर हो गए हैं रिगार्डलेस ऑफ एप्लीकेशन टाइप। जो भी ट्रांजैक्शन उसको रिपोर्ट करना जरूरी था वो सब कुछ रिपोर्ट किया गया है। देन अगला काम आ जाता है इस्टेब्लिशिंग सिस्टम फॉर सस्पिशियस ट्रांजैक्शन डिटेक्शन यूजिंग आईबीए वर्किंग ग्रुप्स रेड फ्लैग इंडिकेटर। आईबीए ने कुछ रेड फ्लैग इंडिकेटर बताए थे, तो उसको यूज करके हमें देखना है कि हम सारे सस्पिशियस ट्रांजैक्शन आइडेंटिफाई कर रहे हैं, प्लस बैंक अपना खुद का भी असेसमेंट एक्सपीरियंस यूज करके सस्पिशियस ट्रांजैक्शन को क्या करेगा, रिपोर्ट करेगा, डिटेक्ट करेगा एंड रिपोर्ट करेगा। फिर ट्रेनिंग करवानी है स्टाफ की, ताकि केवाईसी की पॉलिसी फॉलो होती रहे। एंड जो भी डेजिग्नेटेड डायरेक्टर है उसको इन्फॉर्म करना
रिगार्डिंग व्हाट की कंप्लायंस गैप, की हमारे पॉलिसी के अंदर क्या क्या कमियां हैं जिसको हम इम्प्रूव कर सकते हैं एंड उसको कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं वो भी बताना है। एंड सबमिटिंग पीरियोडिक रिपोर्ट्स टू व्हाट, टू द बोर्ड एंड ऑडिट कमेटी। इन लोगों को रिपोर्ट भी टाइमली बेसिस पे प्रिंसिपल ऑफिसर ने सबमिट करनी है। तो ये आगे रिस्पॉन्सिबिलिटी आपके प्रिंसिपल ऑफिसर की। अब हम देख लेते हैं एएमएल मॉनिटरिंग यूनिट, मतलब वो यूनिट बैंक के अंदर जिसका मेन काम क्या रहने वाला है कि मनी लॉन्ड्रिंग के रिलेटेड मॉनिटरिंग करनी है उसने ट्रांजेक्शन की और रिपोर्टिंग करनी है, ठीक है। तो ये किसके अंदर वर्क कर रही होगी, ये वर्क कर रही होगी प्रिंसिपल ऑफिसर के अंदर, राइट। सबसे पहले बोर्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी आई। बोर्ड के आगे किसको किसको डेलीगेट किया गया काम, एक डेजिग्नेटेड डायरेक्टर बनाया गया। डेजिग्नेटेड डायरेक्टर को कौन रिपोर्ट करेगा, प्रिंसिपल ऑफिसर बनाया गया एक। अब प्रिंसिपल ऑफिसर किस चीज को ऑपरेट कर रहा है, एक एएमएल मॉनिटरिंग यूनिट को, ठीक है। तो इस तरह से ऑर्गेनाइजेशन सेटअप चल रहा है। तो एएमएल यूनिट किन का साइज और स्ट्रक्चर किन फैक्टर पे डिपेंड करता है, कि आपका बिजनेस क्या है, टोटल बिजनेस का साइज क्या है, कौन से एरिया में हो, ऑर्गेनाइजेशन का स्ट्रक्चर कैसा है, बाकी फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के साथ कैसा है, और थर्ड पार्टी एजेंट आप कितने यूज कर रहे हो। इन सारी चीजों के बेसिस पे डिपेंड करेगा कि आपका एएमएल यूनिट कितना बड़ा होना चाहिए, कितना रोबस्ट में चाहिए, राइट। अब हो सकता है कि बैंक एक सेंट्रलाइज्ड एएमएल मॉनिटरिंग यूनिट यूज कर ले, लाइक एक ही मॉनिटरिंग यूनिट है वो सारे बैंक के बिजनेस को देख रहा है, या फिर वो क्या कर सकते हैं हर बिजनेस लाइन के लिए एक सेपरेट कर सकते हैं, दैट इज ऑन द बैंक कि क्या किस चीज की उनको जरूरत है उस हिसाब से वो कर लेंगे। अब मेन इंपॉर्टेंट चीज क्या आती है कि एएमएल यूनिट जो है ये ऑपरेशन वर्टिकल के अंदर रहेंगे, बिजनेस वर्टिकल के अंदर नहीं रहेंगे। इसका मतलब क्या हो जाता है कि जैसे बैंक के अंदर दो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर दो डिपार्टमेंट होते हैं। एक होता है ऑपरेशंस डिपार्टमेंट, मींस कि इंटरनल काम कर कैसे हो रहा है उस चीज को देखना, और एक होता है बिजनेस डिपार्टमेंट जो कि बाहर से लोगों में डील करता है। तो वो बोल रहे हैं कि दिस इज नॉट अबाउट बिजनेस, दिस इज अबाउट ऑपरेशन, कि आपका इंटरनल फंक्शनिंग को चेक करने के लिए यूनिट बनाया गया है। तो इसको ऑपरेशन वर्टिकल के अंदर रखना है, इससे प्रॉफिट मोटिव नहीं होना चाहिए। मेन मकसद ही आ गया, इट्स लाइक योर एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट जिसका कोई प्रॉफिट मोटिव नहीं है, ठीक है। नाउ रिगार्डलेस ऑफ लोकेशन एएमएल यूनिट मस्ट रिपोर्ट फंक्शनली टू द प्रिंसिपल ऑफिसर। एएमएल यूनिट रिपोर्ट किसको करेंगे, प्रिंसिपल ऑफिसर को ही करेंगे। इसके अलावा मेन एएमएल यूनिट का काम क्या था, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन की रिपोर्टिंग करना, ठीक है। बट इसके अलावा भी कुछ और रिपोर्ट हो सकती है, जैसे कि हमने देखा था कैश ट्रांजैक्शन रिपोर्ट होगी, काउंटरफीट करेंसी रिपोर्ट होगी, क्रॉस बॉर्डर वायर ट्रांसफर होगी, राइट, एंड एनटीआर होगी। तो इन सबको भी हमें क्या करना है, मस्ट बी सबमिटेड मंथली एज अ सिंगल कंपाइल्ड रिपोर्ट, एक सिंगल रिपोर्ट करनी है। और इसके लिए कौन से एएमएल यूनिट रिस्पॉन्सिबल रहने वाले हैं, तो जैसे सीटीआर आ गया, ठीक है। तो इसमें एएमएल का यूनिट जो अकाउंट बेस्ड ट्रांजैक्शन दिख रहा है वो रिस्पॉन्सिबल होगा रिपोर्टिंग के लिए। काउंटरफीट करेंसी के लिए कौन होगा, जो किसकी विजिलेंस कर रहा है, फोर्स नोट की विजिलेंस कर रहा है, वो रिस्पॉन्सिबल होगा। देन क्रॉस बॉर्डर के लिए कौन होगा, क्रॉस बॉर्डर रिमिटेंस को जो भी डील कर रहा है एमएल यूनिट वो रिस्पॉन्सिबल होगा। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट, की सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट किस तरह से बनाते हैं, ठीक है, उसका फाइलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। तो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट बनाने का क्या तरीका हो सकता है, या तो अलर्ट बेस्ड हो सकता है कि जैसे ही हमें कुछ रेड अलर्ट दिखा हमने रिपोर्ट कर दिया, या रिव्यू ऑफ रेड फ्लैग इंडिकेटर के बेसिस पे हो सकता है, ठीक है। और सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में क्या हमें करना है, वाइट लिस्टिंग ऑफ द अकाउंट, कि कुछ अकाउंट जो हमें पता है सही चल रहा है उनको हम एक बारी के लिए छोड़ देंगे। देन ब्रांच, और कुछ सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होते हैं जो बैंक की एक्टिविटी को देख के नहीं बल्कि कस्टमर का बिहेवियर कैसा रहा इन पर्सन डील करने पे, उस पर हमें पता लगा। तो ये हो गया ब्रांच का फंक्शन वाले सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट। तो इस तरह से 4 सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट के पार्ट हम पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि फाइलिंग प्रोसेस क्या रहने वाला है। इसमें मल्टीपल स्टेजेस होंगी। मल्टीपल स्टेजेस में सबसे पहले क्या आएगा, अलर्ट जनरेट होगा यूजिंग सॉफ्टवेयर या रेड फ्लैग इंडिकेटर। फिर वो अलर्ट को वेरीफाई कौन करेगा, एएमएल यूनिट, कि क्या वो अलर्ट सही है या नहीं। फिर उसको एग्जामिन करेंगे, जिस भी कस्टमर के रिलेटेड अलर्ट रेज हुआ उसकी सारी ट्रांजेक्शन को एग्जामिन करेंगे, और फिर एसटीआर सबमिट कर देंगे एफआईयू इंडिया को, राइट।
Each AML unit handle STR processing for its respective business line, and regardless of which AML unit reviews an STR, all customer transaction and services must be analyzed. मतलब क्या हो गया कि लेट्स जस्ट से कि जो कस्टमर की सस्पिशियस ट्रांजेक्शन अराइज हुई है वो उसकी करंट अकाउंट के अंदर हुई है, मींस उसका बैंक अकाउंट जो है उसके अंदर हुई है। तो इसका मतलब ये नहीं कि एएमएल यूनिट सिर्फ इसी को देखेगा। अब अगर एक बार वो सस्पिशन में आ गया तो बैंक के अंदर उसके जितने भी प्रोडक्ट एंड सर्विसेज बैंक उसको दे रहा है वो सब के अंदर एनालाइज उसको करना होगा, ना कि सिर्फ अपने वाले बिजनेस यूनिट पे। ओके, मींस थरो रिव्यू उसको करना जरूरी है। ओके, रिव्यू ऑफ रेड फ्लैग इंडिकेटर। तो रेड फ्लैग इंडिकेटर्स जो हमने बनाए हैं उसको टाइम टू टाइम रिव्यू करना भी जरूरी है, अपडेट करना भी जरूरी है, ताकि हमारा सिस्टम जो है वो फॉल्स पॉजिटिव कम करे। मीन्स कोई ऐसा ना हो जाए कि सस्पिशियस ट्रांजेक्शन थी बट हमने डिटेक्ट नहीं की। तो एक्यूरेसी को बढ़ाने के लिए हमें अपना सिस्टम को अपडेट करते रहना है। और फॉल्स नेगेटिव को कम करने के लिए, मींस एक्चुअली में वो सस्पिशियस ट्रांजेक्शन नहीं थे बट उसने फिर भी हमारे लिए रेड अलर्ट रेज कर दिया, उसको कम करने के लिए हम क्या करेंगे, कुछ अकाउंट जो जेन्युइन ट्रांजेक्शन है उसको फिल्टर आउट कर देंगे विद वाइट लिस्टिंग ऑफ अकाउंट। ठीक है, तो इसलिए ये भी एएमएल यूनिट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि जो भी वाइट लिस्ट में अकाउंट आने वाले हैं उसको बहुत ध्यान से मैनेज करना और मेंटेन करना उस लिस्ट को। देन उसके बाद ब्रांच का क्या फंक्शन रहता है। ब्रांच में रेड फ्लैग इंडिकेटर क्या होने वाले हैं, कस्टमर का बिहेवियर या डॉक्यूमेंट। ठीक है, तो इसको अच्छे से वेरीफाई किसका करने का काम है, ब्रांचेस का, जो कस्टमर रिलेशनशिप मैनेजमेंट कर रहे हैं और या प्रोसेसिंग कर रहे हैं जो लोग। ठीक है, तो दे such cases must be escalated to AML unit which shall review transaction detail and determine if STR filing is necessary। ठीक है, तो ये हो गया AML के कंप्लायंस एंड रोल प्रिंसिपल ऑफिसर के, AML यूनिट के और ब्रांच प्रोसेसिंग यूनिट के। राइट, अब हम देखते हैं ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट। ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट का क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाला है रिगार्डिंग AML। ठीक है, तो सबसे पहले उन्होंने बोला कि बैंक्स में एक मोस्टली क्या होगा, बड़े बैंक में सेंट्रलाइज ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट होंगे जो कि क्या काम देख रहे हैं, दे आर गोइंग टू ओवरसी योर अकाउंट ओपनिंग, एलसी या क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन। ठीक है, अब ये सारे यूनिट को क्या करना होगा, एएमएल की कंप्लायंस में बहुत ज़्यादा ध्यान देना होगा क्योंकि यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क जो है वो हाई रहता है। तो की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या क्या डाली गई है, सबसे पहले केवाईसी की कंप्लायंस चेक करना इंपॉर्टेंट है। जब भी आप कोई किसी भी तरह की ट्रांजैक्शन प्रोसेस करो, मेक श्योर कि केवाईसी हमारी अच्छे से कंप्लाई हो रही है। क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शन में सारे डॉक्यूमेंट आपको प्रोवाइड करे जा रहे हैं, और जो डॉक्यूमेंट आपको मिल रहे हैं डॉक्यूमेंट को अच्छे से चेक करना है फॉर अनयूजुअल फीचर या डिस्क्रिपेंसी, कि डॉक्यूमेंट में आपस में कोई डिस्क्रिपेंसी तो नहीं आ रही। फिर उसके बाद अगर किसी भी तरह की सस्पिशियस ट्रांजैक्शन लगती है तो उसकी डिटेल आपको एएमएल यूनिट को देनी है, ट्रांजैक्शन प्रोसेस यूनिट का काम बनता है। एंड कस्टमर की कैटेगराइजेशन करनी है रिस्क के बेसिस के ऊपर, कि कस्टमर को करेक्टली आपने असाइन किया उसके रिस्क के बेसिस के ऊपर, एंड पीरियोडिकली रिव्यू करना है और अपडेट करना है उसकी कैटेगराइजेशन को और केवाईसी की डिटेल को। कि टाइम ये नहीं कि एक बार जो कैटेगराइजेशन कर दी कि ये लो रिस्क कस्टमर है बट पता चल रहा है वो पर्सन इलेक्शन में खड़ा हो गया, एमएलए बन गया और आपने अभी भी उसको लो रिस्क में रखा, नहीं, अब वो पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन हो गया तो उसकी कैटेगराइजेशन अपडेट होनी चाहिए। ठीक है, तो ये पीरियोडिकली रिव्यू होना चाहिए। देन आ जाते हैं जो ब्रांच और फील्ड यूनिट में काम करते हैं लोग, उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है। ठीक है, क्योंकि ये लोग फ्रंट लाइन में डील करते हैं, कस्टमर से सीधा डील करते हैं, तो ये भी रिस्पॉन्सिबल किसके लिए, कस्टमर के बिहेवियर को देखने के लिए कि कुछ सस्पिशियस तो नहीं है, और ट्रांजेक्शन को भी ये लोग मॉनिटर कर सकते हैं। तो क्या क्या की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कि सबसे पहले आप ड्यू डिलीजेंस के साथ केवाईसी के डॉक्यूमेंट इकट्ठे करो कस्टमर से, और ऑब्जर्व करो कस्टमर के ट्रांजेक्शन को कि कुछ अनयूजुअल एक्टिविटी तो नहीं आपको दिख रही उसमें। राइट, फिर आप क्योंकि फील्ड वाले लोग कस्टमर के साथ डायरेक्टली डील कर रहे हैं तो अगर कस्टमर के बिहेवियर में कुछ सडन चेंज आता है वो नोट कर सकते हैं उस चीज़ को। और मॉनिटर मार्केट रिपोर्ट, मार्केट इंटेलिजेंस पे उनको अपडेटेड रहना है कि कस्टमर किस तरह से आजकल अगर कुछ फ्रॉड हो रहे हैं या कोई भी चीज़ हो रही है तो दे शुड बी अलर्ट। ठीक है, ताकि कोई कुछ भी सस्पिशियस अगर होता है तो उस चीज़ को वो आइडेंटिफाई कर सके, और जो भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती है, कोई सस्पिशियस एक्टिविटी उनको मिलती है, वो एएमएल यूनिट को रिपोर्ट करेंगे। एंड
अटेम्प्टेड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन भी रिपोर्ट करना है इवन इफ दे डू नॉट प्रोसीड, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट। एंड अटेम्प्टेड सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को आइडेंटिफाई सिर्फ फील्ड वाले लोग ही कर सकते हैं मोस्ट ऑफ द केसेस में, बिकॉज उनको पता लग जाए कि जैसे ही कस्टमर से डिटेल मांगी डॉक्यूमेंट की या मांगा कि आपके पास ये पैसा कैसे आया, उसने क्या किया, ट्रांजेक्शन कैंसिल कर दी, तो ये सस्पिशियस बिहेवियर है, ये चीज़ फील्ड वाले लोग इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं एंड उनको रिपोर्ट करना होगा। देन इन्वेस्टिगेट अलर्ट मीन्स AML यूनिट के actively review AML unit alert and provide insight of genuineness of flagged transaction, कि उन्होंने जो ट्रांजेक्शन फ्लैग की हैं उन बताओ कि क्या वो जेन्युइन है या नहीं जेन्युइन, ये सब कुछ बताना उन्होंने, ठीक है। अब आ जाता है बैंक के अंदर कंप्लायंस एंड ऑडिट फंक्शन, मींस वो डिपार्टमेंट बैंक का जिसका काम है कि लॉ एंड रेगुलेशन की कंप्लायंस देखना, ऑडिट कमेटी हो गया हमारा, ठीक है। तो इन लोगों की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड मेक श्योर कि रेगुलेटरी एंड स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क हम उसको अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, एंड दे आर प्लेइंग अ वाइटल रोल इन डिटेक्टिंग कंप्लायंस गैप एंड मिटिगेटिंग रिस्क, हमारे अगर पॉलिसी में कुछ गैप्स हैं, कुछ कमियां हैं, उसको डिटेक्ट करना, और अगर कोई रिस्क कम हो सकता है उसको कम करने में हेल्प कौन करता है, कंप्लायंस एंड ऑडिट फंक्शन करता है। तो कंप्लायंस फंक्शन का काम क्या रहने वाला है कि KYC पॉलिसी अपडेट रहे, हमेशा ये चीज मॉनिटर करनी है उसने, एंड जो भी हमारे KYC के प्रोसेसेस हैं, AML और KYC के प्रोसेसेस हैं बिजनेस लाइंस के, वहां पे प्रॉपर गाइडेंस इशू करना है, SOP देना, AML मैनुअल देना, ऑपरेशन मैनुअल देना, ये सारा काम किसका, कंप्लायंस फंक्शन का है। देन वेट न्यू प्रोडक्ट फॉर KYC मीन्स वो देखें कि और क्या क्या रिस्क एड्रेस कर सकते हैं नए प्रोडक्ट की डॉक्यूमेंटेशन में, ठीक है, तो ये चीज का ध्यान रखना। एंड ऑनगोइंग मॉनिटरिंग, जो भी हमारा ऑनगोइंग AML कंप्लायंस है उसको कंटिन्यूसली मॉनिटर करना कंप्लायंस डिपार्टमेंट का काम है। फिर आ जाता है हमारा ऑडिट फंक्शन, ऑडिट फंक्शन का क्या काम रहने वाला है कि स्पेसिफिक ऑडिट करो, सिर्फ आपका ऑडिट एटलीस्ट साल में एक बार आप ऐसा ऑडिट करो जहाँ पे आप देख रहे हो कि KYC की कंप्लायंस अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही। फिर आपने जो ऑडिट, जो भी आप ऑडिट प्रोसेस कर रहे हो बैंक के अंदर, वहां पे आप वेरीफाई करो कि ऑडिट के KYC के कंप्लायंस अच्छे से हो रही है या नहीं हो रही, एंड जो भी गैप्स आइडेंटिफाई हो रहे हैं वो आप रिपोर्ट करो AML यूनिट्स को, एंड उस चीज को कैसे हम रिमूव कर सकते हो उसके बारे में बताओ। देन आ जाता है टिपिंग ऑफ, टिपिंग ऑफ का मतलब क्या हो गया कि बैंक का कोई कस्टमर, बैंक का कोई एम्प्लॉय कस्टमर को जाके बता दे कि आपका अकाउंट इस वक्त AML के रिव्यू के अंदर है, तो उससे क्या हो जाएगा कि कस्टमर हमारा AML को मॉनिटर करने का, सस्पिशियस ट्रांजेक्शन को रिपोर्ट करने का पूरा पर्पस ही क्या हो जाएगा, फेल हो जाएगा, क्योंकि अगर पर्सन को टिप ऑफ कर दिया गया और वो पर्सन एक्चुअली में कोई गलत ट्रांजेक्शन कर रहा था तो वो उसको टाइम मिल जाएगा उस चीज को सही करने का, इसलिए टिपिंग ऑफ क्या है, रिस्ट्रिक्टेड है, कंप्लीटली प्रोहिबिटेड है अंडर AML रेगुलेशन, ठीक है। तो मीनिंग भी उन्होंने ये लिखा है, टिपिंग ऑफ रेफर्स टू इन्फॉर्मिंग अ कस्टमर और थर्ड पार्टी दैट देयर अकाउंट इज अंडर AML मॉनिटरिंग। तो इसके रिगार्डिंग स्टाफ को क्या गाइडेंस दी हुई है, सबसे पहले उन्होंने बोला है कि सीनियर मैनेजमेंट का काम बनता है कि क्लियरली एम्प्लॉयज को गाइड किया जाए कि आपने कस्टमर को टिप ऑफ नहीं करना है किसी भी तरह से, एंड कोई भी डिस्क्लोजर नहीं देना कस्टमर को अबाउट व्हाट, कि उनके कौन से ट्रांजेक्शन AML की स्क्रूटनी में है या उनकी कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट फाइल हुई है, ये कस्टमर को नहीं डिस्क्लोज करना है। फिर आ जाता है कुछ ऑपरेशनल रिस्ट्रिक्शन, no restriction should be imposed on operating an account just because an STR has been filed, जस्ट बिकॉज हमें लग रहा है कि उसके ट्रांजेक्शन सस्पिशियस है, इसका मतलब ये नहीं कि हम कुछ भी ऑपरेट उसके ऊपर रिस्ट्रिक्शन लगा दें, और STR फाइल हुई है ये चीज़ क्या रहनी चाहिए, कंप्लीटली कॉन्फिडेंशियल ये इन्फॉर्मेशन आपकी रहनी चाहिए। तो इसके साथ हमारा हो गया ये चैप्टर कंप्लीट, जिसमें हमने क्या पढ़ा कि बैंक के अंदर अलग अलग ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी रहने वाली है। तो यहाँ पे हमने देख लिया ट्रांजैक्शन प्रोसेसिंग यूनिट की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ब्रांचेस की, कंप्लायंस फंक्शन की, ऑडिट फंक्शन की, एंड ऑल स्टाफ की क्या है कि टिप ऑफ नहीं करना है, कॉन्फिडेंशियलिटी मेंटेन करके चलनी है। तो आपको अगर ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो आप ये कोर्स को परचेज कर सकते हैं, आप हमारे ऐप को डाउनलोड करके आपको यहाँ पे कोर्स की इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, एंड आजकल आपको 82% ऑफ अभी हमारे कोर्सेज के ऊपर चल रहा है, आपको प्रिपेयर कर। सो नाउ वी स्टार्टिंग चैप्टर नंबर 3 इन योर मॉड्यूल बी। तो ये चैप्टर में हम देखने वाले हैं कि क्या क्या स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रहने वाली है AML और CFT के कंप्लायंस के लिए।
तो जब हम डिफरेंट लोगों का अकाउंट ओपन करेंगे तो वहाँ पे हमें डिफरेंट केवाईसी रिक्वायरमेंट चाहिए। सबसे पहले देखते हैं कि ये क्यों रिक्वायर्ड है। बिकॉज जो मनी लॉन्ड्रिंग होती है या फिर जो भी फाइनेंसिंग हो रही है टेररिज्म की, उसमें क्या हो रहा है, रिस्क बेस्ड अप्रोच यूज कर रहे हैं हम उसको प्रिवेंट करने के लिए। अब रिस्क बेस्ड अप्रोच क्या है कि अलग अलग प्रोडक्ट में अलग अलग रिस्क है, अलग कस्टमर का अलग रिस्क रहने वाला है, राइट। डिफरेंट स्टेटस एंड लीगल फ्रेमवर्क, तो उनका केवाईसी रिक्वायरमेंट भी डिफरेंट रहने वाला है। इसलिए हमारे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, टू अंडरस्टैंड दैट प्रोडक्ट बेस्ड टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव प्रोडक्ट बेस्ड डिफरेंशिएशन इन आर केवाईसी फ्रेमवर्क ऑल्सो, ठीक है। तो दूसरी चीज क्या हो जाती है कि रेगुलेटरी फ्रेमवर्क भी हमारे ऊपर रिक्वायरमेंट डालता है। फॉर एग्जांपल प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग और आरबीआई कि अलग अलग कस्टमर ग्रुप के लिए, अलग अलग बैंकिंग प्रोडक्ट के लिए वो उन्होंने क्या दिया, हमें डिफरेंट केवाईसी की गाइडलाइंस दी हैं। तो इसलिए हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है टू अंडरस्टैंड स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अब हम देखते हैं क्या क्या कस्टमर ग्रुप हमारे पास हो सकते हैं। सो एक तो हो गए पर्सन, इंडिविजुअल, आप और हम जैसे। तो वहां पे केवाईसी की रिक्वायरमेंट क्या है वो हम लास्ट चैप्टर में भी देखा। मेनली हम इस चैप्टर में समझने वाले हैं कि लीगल एंटिटीज की क्या क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है। फॉर एग्जांपल कंपनी, पार्टनरशिप, लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप, एसोसिएशन। एंड इसके बाद हम फिर कुछ स्पेशल केसेस भी पढ़ने वाले हैं कि उन केसेस के अंदर कैसे हमारी केवाईसी होने वाली है। तो सबसे पहले जुडिशियल पर्सन पे स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट जुडिशियल पर्सन इज कंपनी, मीन्स ये लॉ की नजर में तो पर्सन है बट एक्चुअली में ये पर्सन नहीं है। तो कंपनी की डेफिनेशन हम सबको मालूम है कि कंपनीज एक्ट 2013 के अंदर कोई भी एंटिटी अगर फॉर्म होती है तो वो एक कंपनी है। एंड इसका मेन फीचर क्या है, इट हैज सेपरेट लीगल एंटिटी फ्रॉम इट्स ओनर। मेन फीचर क्या रहते हैं कंपनी के, एक अलग लीगल फ्रेमवर्क है, अलग एक्ट इसको गवर्न करता है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस के रूल फॉलो करने पड़ते हैं, और मेंबर्स, ओनर्स अलग है, मैनेजमेंट अलग है, शेयर होल्डर एंड मैनेजमेंट आर डिफरेंट। तो यहाँ पे केवाईसी की रिक्वायरमेंट क्या रहने वाली है, सबसे पहले सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन, जहां से हमें क्या पता लगेगा कि कंपनी एक्चुअली में एग्जिस्ट करती है। फिर मेमोरेंडम एंड आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन की कंपनी को फॉर्म करते वक्त आपने क्या बोला था, किस पर्पस के लिए कंपनी बनाई हो, कैसे कैसे आप इसको ग्रो करने वाले हो, या कौन कौन लोगों की पावर होने वाली है, ये सारी चीजें एमओए और एओए के अंदर लिखी होती हैं, ठीक है। तो ये आ गया। देन कंपनी का पैन कार्ड फॉर टैक्स आइडेंटिफिकेशन, बोर्ड रेजोल्यूशन, ताकि पता चले कि कौन कौन सी ट्रांजेक्शन ऑथराइज करी है आपको बोर्ड ऑफ डायरेक्टर ने। पावर ऑफ अटर्नी, अगर किसी को आप अथॉरिटी दे रहे हो कंपनी के अंदर तो पावर ऑफ अटर्नी होना चाहिए। एंड जो बेनिफिशियल ओनर्स है कंपनी के, उनके आइडेंटिफिकेशन चाहिए। अब बेनिफिशियल ओनर्स कौन है कंपनी के अंदर, कोई भी इंडिविजुअल जो 25% या उससे ज्यादा का स्टेक मीन्स शेयर होल्ड कर रहा है, या मैनेजमेंट को कंट्रोल कर रहा है, या प्रॉफिट में पार्ट ले रहा है, तो वो पर्सन बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा। और इस केस में बेनिफिशियल ओनर से लिस्टेड कंपनी और सब्सिडरी एग्जाम्प्ट है। इसका लॉजिक क्या होता है, लिस्टेड कंपनी क्या होती है, जो स्टॉक एक्सचेंज पे लिमिटेड लिस्टेड है। तो वहां पे क्या रहता है कि बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्ट किया हुआ है, तो इन दैट केस बेनिफिशियल ओनर की रिक्वायरमेंट नहीं है। एंड सब्सिडरी के केस में भी, बिकॉज सब्सिडरी के केस में क्या होता है, वन कंपनी ऑन्स अनदर कंपनी, तो यहाँ पे बेनिफिशियल ओनर कौन हो जाएगा, ये कंपनी ही हो जाएगी, तो इस केस में भी एग्जाम्प्ट है, ठीक है। Then, if the structure is too complex, the individual controlling operation is deemed the beneficial owner. Means जो पर्सन कंट्रोल कर रहा है ऑपरेशन को वही बेनिफिशियल ओनर माना जाएगा, सिंपल वे में। इसके बाद आया था पार्टनरशिप फॉर्म। पार्टनरशिप फॉर्म आपको पता है कि अगर दो लोग मिलके एक एग्रीमेंट में आते हैं कि हम साथ मिलके काम करेंगे, दैट इज योर पार्टनरशिप फॉर्म। अब पार्टनरशिप फॉर्म भी दो तरह की होती है, जनरल पार्टनरशिप और एलएलपी। जनरल पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट के अंदर होती है, और एलएलपी जो होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप एक्ट 2008 के अंदर आती है। सिमिलर होती है कंपनी के तरह ही सारी, काफी सारी चीजें, बट फर्क क्या है कि यहाँ पे आप कंपनी फॉर्मेट करने की जगह आप एक पार्टनरशिप कर रहे हो, राइट। सो यहाँ पर केवाईसी की क्या रिक्वायरमेंट रहने वाली है, सबसे पहला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, प्रूफ ऑफ एग्जिस्टेंस। नंबर 2, पार्टनरशिप डीड होनी चाहिए अगर आप पार्टनर हो। नंबर 3, टैक्स की कंप्लायंस सबको चाहिए, पैन कार्ड सबका लगेगा। और 4, सिमिलर बेनिफिशियल ओनर की केवाईसी। बेनिफिशियल ओनर कौन हो जाते हैं हमारे, जिनका 15% से ज्यादा क्या है, स्टेक है हमारी पार्टनरशिप के अंदर। अब देख लेते हैं लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप क्या है। लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप में क्या है, हाइब्रिड एंटिटी है, मींस इसके अंदर पार्टनरशिप के भी बेनिफिट है और कंपनी के भी बेनिफिट है, तो ये होती है लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप। तो मेन फीचर क्या आ जाता है कि पार्टनर की आइडेंटिटी अलग रहेगी,
कंपनी की आइडेंटिटी अलग रहेगी, सिमिलर टू कंपनी। ये चीज पार्टनरशिप फर्म में नहीं होती। परपेचुअल सक्सेशन है, मीन्स पार्टनर अगर चेंज भी हो जाए तो एलएलपी कंटिन्यू होती रहेगी, बट हमेशा दो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होने ही चाहिए और उसमें से एक क्या होना चाहिए, इंडियन रेजिडेंट होना चाहिए। नाउ केवाईसी डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए एलएलपी के लिए, तो सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का डॉक्यूमेंट, दूसरे नंबर पर डेजिग्नेटेड पार्टनर आइडेंटिफिकेशन नंबर, डीपी ने होता है इशू कि जो भी डेजिग्नेटेड पार्टनर है उसको एक आईडी इशू की जाती है, वो रिक्वायर्ड है। आपको बताना है कि ये हमारे डेजिग्नेटेड पार्टनर है। देन पैन टैक्स का डॉक्यूमेंट और केवाईसी हम दे देंगे कि 15% से ज़्यादा जो भी पर्सन स्टेक होल्ड करते हैं बेनिफिशियल ओनर, उनकी भी केवाईसी होगी, और इस केस में डेजिग्नेटेड पार्टनर की केवाईसी भी करते हैं हम। ठीक है, तो ये हो गया हमारा जुडिशियल पर्सन के केस में क्या क्या केवाईसी की रिक्वायरमेंट रहती है। हमने कंपनी देख लिया, पार्टनरशिप फर्म देख लिया और एलएलपी देख ली। अब देखेंगे हम अदर जुडिशियल पर्सन, ये तो तीन हो गए। इसके बाद हमने देखा एसोसिएशन हो गया, ट्रस्ट हो गया, या कुछ स्पेशल रिक्वायरमेंट अलग केसेस में। ठीक है, तो सबसे पहले आता है एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल के ऊपर। अब एसोसिएशन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल क्या होता है ना, ये किसी भी स्पेसिफिक लॉ के अंदर कवर नहीं होते। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल कंपनी कंपनीज एक्ट में, पार्टनरशिप पार्टनरशिप एक्ट में, एलएलपी एलएलपी एक्ट के अंदर है, बट एसोसिएशन ऑफ पर्सन या बॉडी ऑफ इंडिविजुअल किसी भी एक्ट के अंदर कवर नहीं होते। और इनको बनाने का पर्पस क्या होता है कि कोई कल्चरल एक्टिविटी के लिए, किसी सोशल एक्टिविटी के लिए या प्रोफेशनल एक्टिविटी के लिए लोग मिलकर एक ग्रुप बना लेते हैं जो मेनली नॉन प्रॉफिट बेसिस पर ही आपका वर्क करता है। ठीक है, देन चाहे इनमें यूनिफॉर्मिटी नहीं है। यूनिफॉर्मिटी क्यों नहीं है, क्योंकि कोई एक लीगल फ्रेमवर्क ही नहीं है उनको रेगुलेट करने के लिए, बट उनमें क्या होता है, एक मैनेजिंग बॉडी होती है जो कि सारे रिस्पॉन्सिबल डिसीजन लेती है। एंड इसी के अंदर एसोसिएशन ऑफ पर्सन के अंदर हम किसको ले लेते हैं, पार्टनरशिप फर्म भी इसी के अंदर मानी जाती है, सोसाइटी भी, एंड अनरजिस्टर्ड ट्रस्ट। मतलब अगर कोई पार्टनरशिप फर्म है जो रजिस्टर्ड नहीं है तो वो क्या मानी जाएगी, एसोसिएशन ऑफ पर्सन मानी जाएगी। ओके, देन केवाईसी रिक्वायरमेंट क्या है एसोसिएशन के केस में, ये हमारा मेन पॉइंट रहने वाला है। तो सबसे पहला कि मैनेजिंग बॉडी कौन है, उसमें उसने अथॉरिटी किसको दी है ये अकाउंट को रन करने की। नंबर 2 टैक्स आइडेंटिफिकेशन सबका रिक्वायर्ड है। नंबर 3 पावर ऑफ अटर्नी कि उस एसोसिएशन के बेसिस पे एक्ट कौन कर रहा है पर्सन। एंड जो भी ओनर है, बेनिफिशियल ओनर या मैनेजिंग बॉडी मेंबर है, उनकी केवाईसी रिक्वायर्ड है। देखो सब में क्या हो रहा है कि कंपनी या इंस्टीट्यूशन की, एंटिटी की केवाईसी तो हम कर रहे हैं, बट बेनिफिशियल ओनर की भी हम साथ साथ में कर रहे हैं। दिस इज अंडर व्हाट, दिस इज अंडर योर पीएमएलए रिक्वायरमेंट। ठीक है, एंड अदर डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड, अगर हमें लगता है कि कोई डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है तो वो देख लेंगे। अब इस केस में बेनिफिशियल ओनर कौन रहने वाला है, जिसका भी 15% से ज्यादा कंट्रोल है वो हो गया हमारा बेनिफिशियल ओनर, और जो भी मैनेजिंग बॉडी का मेंबर है वो भी इसमें क्या माने जाएंगे, बेनिफिशियल ओनर माने जाएंगे। अब देख लेते हैं ट्रस्ट। ट्रस्ट भी एक जुडिशियल पर्सन है। तो ट्रस्ट क्या होता है कि अगर किसी बेनिफिशियरी के बेनिफिट के लिए एक अलग से आपने वो क्या कर दिया, इंस्टीट्यूट बना दिया जो अपना ऑपरेट कर रहा है अलग से। ठीक है, तो यहाँ पे बेनिफिशियरी दो हो सकते हैं ट्रस्ट में, या तो कोई भी ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल चैरिटी के लिए बनाया, ठीक है, स्टूडेंट्स के लिए बना लिया, या किसी विमेन के लिए बना लिया, ओल्ड एज लोगों के लिए बना लिया, तो ये पब्लिक ट्रस्ट होते हैं, उनमें बेनिफिशियरी हो गए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल। एक होता है प्राइवेट ट्रस्ट, अपनी फैमिली के लिए बना लिया, ठीक है, तो स्पेसिफिक इंडिविजुअल के लिए बना लिया या फिर किसी के पर्सन के नाम के ऊपर बना लिया। तो दो तरह के ट्रस्ट हो गए, पब्लिक और प्राइवेट। तो इस केस में केवाईसी क्या रहने वाली है, सबसे पहले रजिस्ट्रेशन का सर्टिफिकेट, फिर ट्रस्ट डीड। ट्रस्ट डीड से क्या पता लगता है कि ये ट्रस्ट को ऑपरेट कौन करने वाला है, किसके बेनिफिट के लिए इसको बनाया जा रहा है। नंबर 3 पैन हमें चाहिए, एंड नंबर 4 जो भी बेनिफिशियल ओनर है, बेनिफिशियल ओनर जिसके बेनिफिट के लिए बना, ट्रस्टी जो पर्सन ट्रस्ट को मैनेज कर रहा है उस पर्सन के बेनिफिट के लिए, एंड मैनेजर जिसने एक तरह से कह सकते हैं कि ट्रस्ट को एस्टैब्लिश किया। ठीक है, तो यहाँ पर बेनिफिशियल ओनर कौन है, द ऑथर जिसने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्टी जो मैनेज कर रहा है, एंड बेनिफिशियरी जिसके बेनिफिट के लिए बना है। इसमें से जिसका भी 15% से ज्यादा का स्टेक रहेगा, दैट इज गोइंग टू बी योर बेनिफिशियल ओनर। एंड
ट्रस्टी मस्ट बी आइडेंटिफाइड, मीन्स हर केस में हमें ये तो मालूम ही होना चाहिए ना कि ट्रस्टी कौन है, मतलब ट्रस्ट को मैनेज कौन करने वाला है, एंड द सोर्स ऑफ फंड्स, इस ट्रस्ट में पैसा आएगा कहाँ से, क्या आप पब्लिक डोनेशन लेने वाले हो, क्या आप अपना खुद का पैसा डालने वाले हो, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका बेनिफिशियल ओनर और केवाईसी रिक्वायरमेंट इन केस ऑफ अ ट्रस्ट। अब इसके अलावा अगर कोई जुडिशियल एंटिटी होती है तो उसका केवाईसी कैसे करेंगे, तो अदर जुडिशियल एंटिटी क्या हो जाती है, अगर कोई यूनिवर्सिटी है, अगर कोई लोकल बॉडी है, लाइक गवर्नमेंट की बॉडी होगी, विलेज पंचायत होगी, राइट, या फिर कोई यूनिवर्सिटी सोसाइटी, इस तरह की होगी हमारी अदर जुडिशियल एंटिटी। तो इनका मेन काम क्या होता है कि जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव, गवर्नमेंट बॉडीज होगी तो एडमिनिस्ट्रेशन देखेंगी, नॉन कमर्शियल काम करेंगी, जरूरी नहीं कि नॉन प्रॉफिट हो, बट नॉन कमर्शियल है कि बिजनेस के लिए नहीं कर रहे, ठीक है, एकेडमिक एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होंगे। तो इनमें केवाईसी की क्या रिक्वायरमेंट है, सबसे पहले ऑथराइज्ड रिप्रेजेंटेटिव हमें चाहिए कि एंटिटी के बिहाफ पे कौन पर्सन एक्ट करने वाला है, क्योंकि यहाँ पे कोई ऑनर नहीं है, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है ऐसा हमारा, तो हम देखेंगे कि ऑथराइज्ड फ्रेम रिप्रेजेंटेटिव कौन है, और बेनिफिशियल ओनर का हम केवाईसी करेंगे, एंड लीगल एग्जिस्टेंस को इस्टेब्लिश करने वाला डॉक्यूमेंट, अगर यूनिवर्सिटी है तो यूनिवर्सिटी की रजिस्ट्रेशन कहीं पे हुई होगी, राइट, अगर विलेज पंचायत है तो उसका भी कुछ ना कुछ डॉक्यूमेंट होगा, तो उस हिसाब से हम मांग लेंगे। ठीक है, बेनिफिशियल ओनर कौन है, 15% से ज्यादा जिसका भी कंट्रोल है। सिर्फ एक हमने कंपनी अब तक ऐसी पड़ी है जिसमें 25% स्टेक देखा, बाकी में हमने सब में क्या देखा, 15%। ठीक है, एंड मैनेजिंग बॉडी को हम आइडेंटिफाई कर लेंगे। रिस्क और ड्यू डिलीजेंस क्या रहने वाला है हमारा जुडिशियल पर्सन के केस के अंदर, क्योंकि जो भी जुडिशियल पर्सन होते हैं यहाँ पर लोग इंडिविजुअल्स क्या करेंगे, इस चीज के लीगल एंटिटी के पीछे छुप के मनी लॉन्ड्रिंग करने की कोशिश जरूर करेंगे। ठीक है, तो वही बोला कि उन्होंने कंसीलिंग की इंडिविजुअल बिहाइंड लीगल एंटिटी, ठीक है, लीगल एंटिटी के पीछे एक्चुअल पर्सन कौन है उसकी छुपा लिया, या फिर दिखा दिया कोई और एग्जीक्यूटिव। ठीक है, हमने शो क्या किया कि एक्चुअली में मैनेज कर रहा है ए पर्सन, ठीक है, बट इन ट्रूथ बेनिफिट किसको हो रहा था, लेट्स जैसे ई को बेनिफिट हो रहा था, तो इस तरह से लीगल फ्रेमवर्क को यूज करके मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते हैं, इसलिए जहां पर ज्यादा जरूरत है ड्यू डिलीजेंस की, एंड सिमिलरली बेनामी ट्रांजेक्शन भी करके मनी लॉन्ड्रिंग कर लेते हैं इस केस में। तो हम देखते हैं कि क्या क्या टाइप के फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन होते हैं। सो हवाला ट्रांजेक्शन सबसे ज्यादा होती है कंपनीज को यूज करके, ठीक है, इधर उधर पैसा घुमाना हो अगर क्रॉस बॉर्डर। फिर ट्रेड बेस्ड मनी लॉन्ड्रिंग, आप फेक इनवॉइसेस क्रिएट कर रहे हो, अपनी कंपनी को सेल कर रहे हो, अपनी कंपनी से परचेज कर रहे हो ओवर और अंडर इनवॉइसिंग करके। फ्रॉडुलेंट ट्रांजेक्शन, कुछ भी फेक इन्वेस्टमेंट दिखा दी, या फेक क्लेम फ्रॉम गवर्नमेंट, इलिसिट टैक्स रिफंड, आपने आपकी इनकम ज्यादा थी बट आपने खर्चे, मतलब फेक खर्चे डाल के आपने क्या किया, आपको दिखा दिया कि गवर्नमेंट से रिफंड लेने वाला बनता है, या आपने फेक इंपोर्ट एक्सपोर्ट दिखा के ड्यूटी ड्रॉबैक ले लिए गवर्नमेंट से। ठीक है, तो इस तरह के फ्रॉड जो है लीगल एंटिटी के पीछे छुप के लोग करते हैं। ठीक है, तो इससे बचने के लिए क्या ड्यू डिलिजेंस हमें लगाना चाहिए, एज अ बैंकर हमें क्या चीज का ध्यान रखना है कि सबसे पहले अगर कोई भी एंटिटी हमारे पास आती है, हमें उसकी ओनरशिप को समझना है कि इसके ओनर कौन है और इसको किस तरह से कंट्रोल किया जा रहा है, क्या स्ट्रक्चर है कंट्रोल का, लीगल फॉर्म क्या है, कंपनी, पार्टनरशिप, एलएलपी, ट्रस्ट। ठीक है, फिर उसके अंदर सीनियर मैनेजमेंट कौन है, मैनेजिंग बॉडी कौन है, लोकेशन और बिजनेस एक्टिविटी क्या है। उसके बाद हमारा अगला काम क्या रहता है, चेक करना कि कस्टमर ने जो डिक्लेयर करा उसके अलावा हम अपनी इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन करें। अगर हमारे पास पैन आता है तो पैन को चेक करने का इनकम टैक्स का पोर्टल है, हम वहां से जाके वेरीफाई करें। अगर एक कंपनी अपना सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन हमें दे रही है तो वहां से सिन नंबर को आइडेंटिफाई करें, एमसीए के पोर्टल पे जाके, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर के पोर्टल पे जाके हम आइडेंटिफाई करें कि क्या ये कंपनी एक्चुअली में है और उसके डायरेक्टर क्या वही है जो हमें ये लोग बता रहे हैं। तो इंडिपेंडेंट वेरिफिकेशन भी आपको करनी चाहिए, एंड एक्चुअल ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना है एज कि वो डिक्लेयर्ड एक्टिविटी से हमारी मैच हो रही है या नहीं। तो इस तरह से ड्यू डिलिजेंस आप कर सकते हो। अब नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रोप्राइटरी फर्म्स की। प्रोप्राइटरी फर्म्स क्या होते हैं कि सिंगल ओनर होता है इनमें, और केवाईसी क्या है, इंडिविजुअल से आपकी सिमिलर ही रहने वाली है। यहाँ पर फ्रॉडुलेंट एक्टिविटी का रिस्क हाई क्यों रहता है कि आप क्या कर सकते हो, हैक्ड आरटीजीएस पेमेंट हो सकती है, फेक इन्वेस्टमेंट के थ्रू आप फ्रॉड कर सकते हो, या फिर टैक्स रिफंड का फ्रॉड हो सकता है इस केस में। तो यहाँ पर इसलिए हमें ड्यू डिलिजेंस रखनी है हाई। एंड मेन चीज क्या है,
प्रोप्राइटरी फर्म बनाने के लिए आपको कोई भी लॉ क्या करता है, रेगुलेट नहीं करता। कोई भी पर्सन जाके अपनी फर्म सेटअप कर सकता है प्रोप्राइटरी, और उस केस में कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं है कि एक पर्सन कितनी फर्म्स में ओनर हो सकता है, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे रिस्क हायर है। अब के प्रोप्राइटरी फर्म का केवाईसी क्या चाहिए? सबसे पहले जो प्रोप्राइटर है उसकी आइडेंटिटी, एंड कोई भी डॉक्यूमेंट जो प्रूव करते हो कि उसका क्या है, बिजनेस एक्टिविटी एक्चुअली में जो है। तो फॉर एग्जांपल रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट जीएसटी का या कुछ भी, या अगर उसने कोई शॉप खोली है तो उसके एक्ट के अंदर परमिट, जीएसटी का सर्टिफिकेट, इनकम टैक्स रिटर्न, यूटिलिटी बिल से हम एड्रेस कंफर्म करेंगे। और अगर वो पर्सन कह रहा है कि मैं इंपोर्ट एक्सपोर्ट करता हूँ, तो इन दैट केस आईईसी कोड भी हम यूज कर सकते हैं। देन इफ ओनली वन डॉक्यूमेंट इज अवेलेबल, तो बैंक क्या कर सकता है, दूसरा वेव कर सकता है। अगर हमें और हमने वेरीफाई कर लिया कि बिजनेस जो है वो हमारा लेजिटिमेट है। अगर मेरे को पता लगे कि ये जेन्युइन काम ही है, देन इन दैट केस मैं एक डॉक्यूमेंट भी यूज कर सकती हूँ। तो ये हो गई हमारी समरी ऑफ केवाईसी रिक्वायरमेंट डिपेंडिंग ऑन एंटिटी टाइप, ठीक है। आप ये चीज यहाँ से आप एक फटाफट क्विक रिकॉल कर सकते हो। नाउ अब हम देखेंगे स्पेशल रिक्वायरमेंट अलग अलग केसेस में। फॉर एग्जांपल फर्स्ट केस क्या आता है कि एक प्रोफेशनल इंटरमीडिएरी है जो अपने क्लाइंट के बिहाफ पे क्या कर रहा है, अकाउंट ओपन कर रहा है। अब ऐसा बहुत सारे केसेस में होता है कि एक पर्सन दूसरे के बिहाफ के ऊपर अकाउंट ओपन कर रहा है उसके फंड्स मैनेज करने के लिए। तो यहाँ पर सबसे ज्यादा हमें क्या करना है, अवेयर होके चलना, क्योंकि इन दिस केस देर इज रिस्क ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग। ओके, तो रिस्ट्रिक्शन क्या लगाई गई है, दैट अकाउंट मस्ट नॉट बी ओपन फॉर दोज इंटरमीडिएरी जो अपने क्लाइंट की डिटेल नहीं डिस्क्लोज कर रहे। मीन्स मैं किसी और पर्सन के बिहाफ पे अकाउंट खोलने आई हूँ, बट मैं यही नहीं बता रही कि मैं किसके बिहाफ पे खोलने आई हूँ, तो इन दैट केस हमने कभी भी अकाउंट नहीं खोलना। तो स्पेसिफिक बेनिफिशियल ओनर कौन कौन से होने वाले हैं वो हम देखते हैं, ठीक है। अगर एक सिंगल क्लाइंट है या मल्टीपल क्लाइंट है और उसको इंटरमीडिएरी अकाउंट के थ्रू खोला जा रहा है, तो वहां पे हमें देखना जरूरी है कि बेनिफिशियल ओनर एक्चुअली में कौन है उस अकाउंट का, ताकि अगर फंड्स आपस में मिक्स भी हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल एक मैं इंटरमीडिएरी हूँ और मेरे जो मैंने अकाउंट खोला ऑन बिहाफ ऑफ ABCDE, 5 लोगों के बिहाफ पे मेरा ये एक अकाउंट यूज हो रहा है, ठीक है। ये लोग मेरा एक अकाउंट यूज कर रहे हैं, तो मुझे बताना होगा कि इस अकाउंट का एक्चुअली में बेनिफिशियल ओनर कौन है, ताकि हम वेरीफाई कर सके कि एक्चुअली ट्रांजैक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन रहने वाला है। एंड देन बैंक क्या करेंगे, कस्टमर ड्यू डिलिजेंस पे रिलाई करेंगे, ताकि क्योंकि अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, बैंक की ही रहती है। मीन्स मैंने चाहे डिक्लेयर कर दिया कि ए जो है बेनिफिशियल ओनर है, बट बैंक अपनी ड्यू डिलिजेंस करेगा और फिर उस हिसाब से देखेगा कि एक्चुअली में क्या ए बेनिफिशियल ओनर है या नहीं, क्योंकि कल को अगर मनी लॉन्ड्रिंग होती है तो रिस्पॉन्सिबल कौन है, बैंक है, ठीक है। तो ये चीज देखनी है। फिर पूल्ड अकाउंट हो गया कि बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करके हम इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। फॉर एग्जांपल म्यूचुअल फंड, पेंशन फंड, तो वो बहुत सारे लोगों से पैसा इकट्ठा करते हैं और एक जगह पे इन्वेस्ट कर देते हैं, राइट। तो वहां पर ड्यू डिलिजेंस आपको ध्यान से देनी है। और अगर प्रॉपर रजिस्ट्रेशन है फंड की रजिस्ट्रेशन है, प्रॉपर अप्रूवल है, ओनली इन दैट केस आपको क्या करना है, अकाउंट ओपन करना है। फिर इसके अलावा कुछ और इंटरमीडिएट हो सकते हैं, लाइक स्टॉक ब्रोकर, ठीक है। वो अपने क्लाइंट के ट्रांजेक्शन के लिए एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं। तो वहां पे हमें क्या देखना है कि क्या उस ब्रोकर ने अपनी जो रेगुलेशंस है सेबी की, ठीक है, सेबी एक्ट की, वो सारी फॉलो करी है या नहीं करी। क्या उस पर्सन ने अपना केवाईसी कंप्लायंस हमें प्रोवाइड करा है या नहीं करा। एंड इन दिस केस ऑल्सो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहने वाली है, बैंक की ही रहने वाली है कि केवाईसी फॉलो होना चाहिए, ठीक है। देन सिमिलरली और कौन से इंटरमीडिएरी अकाउंट हो सकते हैं, ट्रस्ट और नॉमिनी और फिडिशरी अकाउंट। मींस एक पर्सन क्या कर रहा है, फिडिशरी कैपेसिटी में, मतलब किसी और पर्सन के लिए पैसा अपने पास होल्ड करा हुआ है उसने। तो इन दिस केस क्योंकि उस पर्सन की एक्चुअल ओनरशिप नहीं है, तो यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग का रिस्क बहुत ज्यादा हाई रहता है, बिकॉज ओनरशिप किसकी है हमें नहीं मालूम। तो ड्यू डिलिजेंस क्या होनी चाहिए कि सबसे पहले इंटरमीडिएरी की आइडेंटिटी आए, बैंक पता करके रखे कौन इंटरमीडिएरी है, और पता होना चाहिए कि एक्चुअल में बेनिफिशियरी कौन है और फंड कौन पर्सन प्रोवाइड कर रहा है। देन आपकी अरेंजमेंट क्या है, आप इस पर्सन को पैसा क्यों दे रहे हो, ये चीज बैंक को पता करनी है। एंड
क्यों ज़रूरत है फिड्यूशियरी रिलेशनशिप लेने की? हो सकता है कि मैं फॉरेन कंट्री में रह रही हूँ, मैं यहाँ पे अकाउंट ओपन नहीं कर सकती, या मतलब व्हाटएवर द केस इज, बट बैंक को क्लियर करना है कि क्यों आप अपना डायरेक्ट अकाउंट ओपन नहीं कर रहे हो, ठीक है। फिर नेक्स्ट सबसे रिस्की पर्सन हमारा पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन, या जो रेजिडेंट क्या है आउटसाइड इंडिया, मतलब बाहर फॉरेन का पॉलिटिकली एक्सपोज्ड पर्सन। तो उस केस में इसमें क्या क्या इंक्लूड हो जाएगा? हेड ऑफ द स्टेट हो गया, सीनियर गवर्नमेंट, स्टेट ओन्ड कॉरपोरेशन का एग्जीक्यूटिव, तो ये सारे लोग फॉरेन पीईपी में आ जाते हैं। इस केस में आरबीआई की क्या गाइडलाइन है? तो आरबीआई की गाइडलाइंस फॉरेन पीईपी पे भी लगेगी, उसके फैमिली मेंबर पे भी, रिलेटिव पे भी, और एंटिटी जिस केस में भी फॉरेन पीईपी क्या है बेनिफिशियल ओनर है, तो उस केस में ये सारी रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल हो जाएंगी, ठीक है। और कुछ गाइडलाइंस हमारे डोमेस्टिक पीईपी के ऊपर भी सिमिलरली अप्लाई हो जाएंगी। तो ड्यू डिलीजेंस, जब भी आप फॉरेन पीईपी के अकाउंट के साथ डील कर रहे हो तो आपने क्या देखना है कि इन्फॉर्मेशन आपके पास पूरी अवेलेबल होनी चाहिए। आपको देखना है कि क्या एक्चुअली में ये पब्लिक डोमेन में इसकी, मतलब जो पर्सन वो क्लेम कर रहा है कि वो है, क्या एक्चुअली में वो है भी या नहीं, ठीक है। देन आइडेंटिटी वेरीफाई करना, और फंड का सोर्स वेरीफाई हमने करना है कि इसके पास पैसा कहाँ से आ रहा है, कोई इलीगल एक्टिविटी के थ्रू तो नहीं आ रहा। देन अगर एक फॉरेन पीईपी है तो यहाँ पर हमें सीनियर मैनेजमेंट का, बैंक के सीनियर मैनेजमेंट का अप्रूवल लेना होगा। और अगर एक एग्जिस्टिंग कस्टमर पीईपी, सॉरी, अगर एक न्यू पीईपी आता है तो वहां पर तो हम अकाउंट ओपन कर देंगे अपने सीनियर मैनेजमेंट से अप्रूवल लेके, बट एक एग्जिस्टिंग कस्टमर था, वो पहले पीईपी नहीं था अब बन गया, तो वहां पर भी अप्रूवल रिक्वायर्ड होगा टू कंटिन्यू द रिलेशनशिप, और आपको मॉनिटरिंग ऑनगोइंग करते रहना है। देन कुछ कस्टमर होते हैं जिनके साथ फेस टू फेस डीलिंग नहीं होती, जो रिमोटली अकाउंट ओपन करते हैं, तो वहां पर रिस्क मिटिगेट करने के लिए बैंक क्या कर सकता है? सबसे पहले डॉक्यूमेंट मांग सकते हो, सर्टिफिकेशन मांग सकते हो, और फर्स्ट टाइम पेमेंट फ्रॉम एन एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट, मीन्स आप बोल सकते हो कि फर्स्ट पेमेंट जो है एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट से करवा के आप आइडेंटिटी को वेरीफाई कर सकते हो। बट अगर एक थर्ड पार्टी, अगर एक क्रॉस बॉर्डर कस्टमर है जो नॉन फेस टू फेस अकाउंट ओपन कर रहा है, तो हमें मेक श्योर करना है कि डॉक्यूमेंट सर्टिफाई करके दे हमें थर्ड पार्टी के थ्रू, ठीक है। तो देन आ जाता है अकाउंट ओपन यूजिंग ओटीपी बेस्ड ई केवाईसी, जो लाइक आधार के थ्रू वेरीफाई करके हम केवाईसी कर देते हैं। तो इन दैट केस अगर ओटीपी हो रहा है तो सबसे पहले कस्टमर की कंसेंट जरूरी है कि आप ओटीपी के थ्रू ऑथेंटिकेट कराना चाहते हो। देन बैलेंस की एक सीलिंग लग जाती है कि आप 1 लाख से ऊपर अकाउंट, उस अकाउंट में अमाउंट नहीं रख सकते हो, और जब तक आप फुल केवाईसी नहीं करते हो तब तक वो अकाउंट को क्या करके रखेंगे, हम फ्रीज कर लेंगे अगर आपने लिमिट को एक्सीड किया। और 2 लाख से ज्यादा का क्रेडिट नहीं दे सकते ऐसे अकाउंट को। देन लोन क्या है, 60,000 तक का ही अलाउड है इन अकाउंट को, मतलब रिस्ट्रिक्शन लगा दी उनके ऊपर। एंड ऐसा अकाउंट जो ओटीपी बेस्ड, आपने जस्ट नंबर वेरीफाई करके अकाउंट ओपन कर लिया तो 1 साल तक के लिए ही वैलिड है। उसके बाद अगर फुल केवाईसी नहीं करवाई तो आपको अकाउंट बंद करना होगा। देन नो कस्टमर ड्यू डिलीजेंस, तो डिपॉजिट अकाउंट क्लोज इमीडिएटली, लोन अकाउंट रिस्ट्रिक्टेड। अगर आप नहीं करवाते हो ड्यू डिलीजेंस कंप्लीट तो आपका अकाउंट क्या हो जाएगा, क्लोज हो जाएगा, ठीक है। सिंगल डिक्लेरेशन मींस एक कस्टमर सिर्फ एक ओटीपी बेस्ड केवाईसी अकाउंट ही ओपन कर सकता है, एक से ज्यादा ओपन करना अलाउड नहीं है, क्योंकि वरना लोग इसी चीज का बहुत मिसयूज करने लग जाएंगे। एंड स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग करनी होगी ऐसे अकाउंट की अगर किसी ने ओटीपी बेस्ड केवाईसी करके अकाउंट ओपन किया है। नाउ फिर आ जाते हैं जॉइंट अकाउंट एंड एड ऑन कार्ड होल्डर। मीन अगर जॉइंट अकाउंट ओपन हो रहा है या फिर एक कार्ड था, ठीक है, मतलब एक क्रेडिट कार्ड था, उसके अंदर मैंने फर्दर कार्ड इशू कर दिया। मतलब नॉर्मली कंपनीज के अंदर ऐसा होता है कि कंपनी कार्ड एक परचेज करती है और फिर अपने एम्प्लॉयज को फर्दर एड ऑन कार्ड इशू कर देती है, उसी के अंदर नया कार्ड लेकर उनको इशू कर देती है। तो केवाईसी किसकी करनी होगी? ईच एड ऑन कार्ड होल्डर, जिस भी नए पर्सन का कर रहे हो उसका केवाईसी होगा। देन जॉइंट अकाउंट में भी हर एक जॉइंट अकाउंट होल्डर का केवाईसी करना जरूरी है। देन हमारा स्पेशल केस आ जाता है फॉरेन स्टूडेंट अकाउंट। अगर कोई फॉरेन का स्टूडेंट आ रहा है इंडिया में स्टडी करने के लिए और उसको बैंक अकाउंट चाहिए फंड रिसीव करने के लिए, तो हम क्या करेंगे, उनका एनआरओ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। उस केस में डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है? पासपोर्ट, प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी, फोटोग्राफ,
देन एडमिशन एडमिशन लेटर कि ये पर्सन एक्चुअली में यहाँ पे पढ़ाई करने ही आया है, और क्या क्या रिस्ट्रिक्शन लगानी है और रिस्क को कैसे कैसे डिक्लेयर रिमूव करना है। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए वो पर्सन इंडिया में कहाँ पर स्टे कर रहा है, 30 दिन के अंदर अंदर ये इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करनी होगी। एंड कुछ हम ट्रांजैक्शन की लिमिट लगा देंगे ताकि रिस्क को हम मिटिगेट कर पाए। इनवर्ड रिमिटेंस मैक्सिमम 1000 की हो सकती है, 1000 USD, और मंथली विड्रॉल 50,000 रुपीज तक का ही अलाउड है। इसके अलावा कुछ स्पेशल कंडीशन हम लगा सकते हैं कि NRO की अकाउंट की ऑब्लिगेशन पूरी हो, एंड सबसे इम्पोर्टेंट चीज कि पाकिस्तानी और बांग्लादेशी पर्सन जो है उनको RBI का अप्रूवल लेकर ही अकाउंट ओपन करा सकते हैं, अदरवाइज अकाउंट ओपन नहीं होगा। इसके बाद फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर, अब गवर्नमेंट चाहती है कि फॉरेन से इंडिया में इन्वेस्टमेंट आए, तो इस केस में हमें अलाउ तो करना होगा उन लोगों को अकाउंट खोलना, बट साथ के साथ हमें मनी लॉन्ड्रिंग से भी बचना। तो हम कैसे ध्यान रखेंगे, सबसे पहले KYC उनकी फुल करेंगे बाय अ सेबी रजिस्टर्ड कस्टोडियन। हम क्या करेंगे, KYC करवाएंगे, और ये पर्सन का सेबी के साथ रजिस्टर्ड होना बहुत जरूरी है। एंड नेक्स्ट क्या बोल रहे हैं, सेबी के KYC के ऊपर रिलाई कर सकता है बैंक। फिर आता है स्मॉल अकाउंट। स्मॉल अकाउंट हो गए कि मतलब ज्यादा कुछ मेजर ट्रांजैक्शन नहीं होने वाली और एक छोटे टाइम पीरियड के लिए उस अकाउंट को ओपन किया जा रहा है, तो ये अकाउंट ओपन हो सकता है विदाउट एनी ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट। बैंकिंग सर्विस हम प्रोवाइड कर देंगे एक इंटरिम सोल्यूशन की तरह। जब तक फुल KYC नहीं कंप्लीट होता हम एक स्मॉल अकाउंट उसको अलाउ कर देंगे जिसमें रिस्ट्रिक्शंस होंगी बट फाइनेंशियल एक्सेस उसको मिल जाएगा। तो क्या क्या फीचर्स है, सेविंग अकाउंट ही हो सकता है, 1 लाख से ज्यादा की क्रेडिट लिमिट पूरे साल की नहीं हो सकती, 10,000 से ज्यादा आप कैश विड्रॉ नहीं कर सकते, 50,000 से ऊपर बैलेंस नहीं जा सकता, और कोई भी फॉरेन इनवर्ड रिमिटेंस अलाउड नहीं है इस अकाउंट में। ठीक है, स्मॉल अकाउंट को ओपन कैसे करेंगे, सिर्फ एलिजिबल ब्रांचेस को अलाउड है जिसमें CBS लिंक है, ओनली देयर यू कैन ओपन अ स्मॉल अकाउंट। देन एलिजिबल कस्टमर कौन है, जिसके पास ऑफिशियली वैलिड ID नहीं है फॉर सम रीजन। ठीक है, देन जिनका कोई भी एग्जिस्टिंग बैंक अकाउंट भी नहीं है, तो डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर्ड है, फोटोग्राफ रिक्वायर्ड है उस पर्सन की, सिग्नेचर थंबप्रिंट ऑन अकाउंट ओपनिंग फॉर्म, एंड वेरिफिकेशन कहाँ से होगी, अ डेजिग्नेटेड ऑफिसर सर्टिफाई करेगा एप्लीकेशन को इन देयर प्रेजेंस। तो इस तरह से आप स्मॉल अकाउंट ओपन कर सकते हो फॉर अ लिमिटेड टाइम। इस अकाउंट की वैलिडिटी क्या रहने वाली है, 12 महीने तक ही अकाउंट वैलिड है, उसके बाद आपको फुल KYC करनी होगी, बट एडिशनल 12 महीने आपको अलाउ करे जा सकते हैं इफ अकाउंट होल्डर अप्लाई फॉर OBD विद इन फर्स्ट 12 मंथ। मतलब 12 महीने के लिए मैंने अकाउंट ओपन करके दे दिया विदाउट OBD, उसके बाद विद इन दोज 12 मंथ पर्सन ने OBD के लिए अप्लाई कर दिया बट अभी उसका आया नहीं है, तो हम एडिशनल 12 मंथ अलाउ कर सकते हैं। अगर 24 महीने के अंदर अंदर अकाउंट ओपन से होने के 2 साल के अंदर अंदर OBD नहीं आता तो ऑपरेशन सीज हो जाएगा, एंड अगर बैलेंस जीरो है तो अकाउंट को हम क्लोज कर देंगे। देन आते हैं सेल्फ हेल्प ग्रुप। तो इन लोगों को भी हम क्या कर रहे हैं, फाइनेंशियल इंक्लूजन देने के लिए हम रिलैक्स KYC दे रहे हैं, एंड कोई भी कस्टमर ड्यू डिलिजेंस रिक्वायर्ड नहीं है सारे मेंबर का, सिर्फ ऑफिस जो पर्सन होल्ड कर रहे हैं उन लोगों का हम KYC करेंगे, उन लोगों की ड्यू डिलिजेंस करेंगे। एंड CDD ऑफ ऑल मेंबर इज नीडेड एट टाइम ऑफ क्रेडिट लिंकिंग। बेसिकली सेल्फ हेल्प ग्रुप क्या है कि लोग एक दूसरे की मदद करने के लिए एक अकाउंट ओपन कर रहे हैं, एक दूसरे को लैंडिंग कर रहे हैं, इस तरह का कुछ। ठीक है, देन न्यू टेक्नोलॉजी या कार्ड प्रोडक्ट, इस केस में KYC कैसे होगी, डिजिटल बैंकिंग हो रही है, नेट बैंकिंग हो रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक किस तरह से अपने रिस्क को मिटिगेट करके चलेगा, तो सबसे पहले क्या करना है, मॉनिटर करना है ट्रांजेक्शन को क्लोजली, और स्पेशल डिटेल अपने कस्टमर की जितनी ज़्यादा डिटेल आप ले सकते हो वो आपने लेनी है। कार्ड बेस्ड प्रोडक्ट क्या होगा, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, स्टोर्ड वैल्यू कार्ड। KYC क्या होगा, हर एक प्रोडक्ट के ऊपर आपको KYC लेना होगा, और डायरेक्ट सेलिंग एजेंट को भी क्या करना होगा, प्रॉपर KYC वेरिफिकेशन करनी होगी, उसी के बाद वो हमारे बिहाफ पे ये प्रोडक्ट सेल कर सकता है। देन कॉरेस्पॉन्डेंट अरेंजमेंट, अगर आप किसी और बैंक से सर्विस ले रहे हो तो उस केस में क्या क्या चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। सम बैंक अलाउ कोऑपरेटिव बैंक टू ओपन अकाउंट एट पार चेक टू देयर कस्टमर। ठीक है, एट पार चेक अकाउंट ओपन कर देते हैं, जिसका यूज क्या होने वाला है, कस्टमर को पेमेंट्स करने के लिए यूज करने वाले हैं। तो यहाँ पे क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है आपको,
कि सबसे पहले आप क्रेडिट और रेपुटेशन रिस्क अपना कवर करके चलो। आप देखो कि सारे डॉक्यूमेंट उसने कोऑपरेटिव सोसाइटी ने प्रोवाइड करे हैं या नहीं, वो सिर्फ अपने यूज के लिए करी है, किसी और पर्सन के लिए तो नहीं उस चीज को यूज करी। देन केवाईसी की कंप्लाइंट हो रही है या नहीं हो रही, अगर नहीं हो रही तो ट्रांजेक्शन की लिमिट हम क्या करेंगे, 50,000 से ऊपर ओनली देन प्रोवाइड करेंगे। अगर केवाईसी हो रही है, ठीक है। वॉक इन कस्टमर को कैश ट्रांजैक्शन 50,000 तक की अलाउड है, इससे ऊपर की अलाउ हम नहीं करेंगे। और जो भी एट पार चेक हैं दे आर अकाउंट पे ही चेक, आप ऐसे ही बेयरर चेक नहीं इशू कर रहे हो, आपको बताना पड़ेगा कि ये किसके बेनिफिट के लिए है, वरना ये तो आप मतलब ऐसे ही बैंक से आप कैश ही लेके चले जाओ, राइट। तो इसलिए ये रिक्वायरमेंट इंपॉर्टेंट है। देन प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन करने होंगे कि चेक जो आपने इशू किया है वो किस पर्सन को किया है, उसने क्या बेनिफिट, क्या बेनिफिशियरी है वो, और इश्यूएंस की डिटेल, कि आपने सेल के लिए किया, परचेज के लिए किया, जो भी आपने किया वो सब आपको प्रोवाइड करना होगा। देन अगर कोई वॉक इन कस्टमर बैंक में आते हैं, मीन्स उसका बैंक के साथ रिलेशनशिप नहीं है, बैंक के अंदर उसका कोई अकाउंट नहीं है, बट उसको फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन करना है, तो इन दैट केस क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। 50,000 से ऊपर की अगर कोई ट्रांजेक्शन होती है तो वहां पर आपको केवाईसी डॉक्यूमेंट भी लेना होगा, कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन भी करनी होगी। और अगर कस्टमर जो है जानबूझकर क्या कर रहा है, स्ट्रक्चर कर रहा है ट्रांजेक्शन को, इंटेंशनली स्ट्रक्चर ट्रांजेक्शन बिलो द थ्रेशोल्ड ताकि पकड़ा ना जाए, तो उस चीज में आपको सस्पिशियस ट्रांजेक्शन रिपोर्ट में उसको ऐड करना होगा। और इंटरनेशनल ट्रांजेक्शन अगर होती है तो वहां पर केवाईसी करना ही होगा, चाहे जितनी मर्जी की आपकी ट्रांजेक्शन की अमाउंट हो। और अगर 50,000 से नीचे तक की है ट्रांजेक्शन तो वहां पर आपको सबसे पहले क्या लेना होगा, पैन कार्ड लेना होगा एंड प्रूफ ऑफ आइडेंटिटी उस पर्सन का लेना होगा, ठीक है। नाउ डिमांड ड्राफ्ट, बैंकर चेक, इन केस में आपको क्या करना है, अगर 50,000 से ऊपर आते हैं डिमांड ड्राफ्ट लेने, तो आपको क्या करना है, अकाउंट डेबिट या चेक के केस में ही देना है, और कैश अलाउ नहीं करना है अगर 3 महीने से पुराना हो गया आपका ये, 3 महीने से ज़्यादा पहले इशू हुआ था, और परचेजर का नाम प्रिंटेड नहीं है, तो आप उस केस में अलाउ नहीं करोगे। और पैन कार्ड आपको लेना ही है, मतलब जो पर्सन आप डिमांड ड्राफ्ट लेने आ रहा है उसको अपना पैन कार्ड प्रोवाइड करना ही होगा। फिर इसके बाद कुछ स्पेसिफिक ट्रांजेक्शन आ जाती हैं, जैसे वायर ट्रांसफर के केस में रिस्क ज़्यादा होता है, तो एफ क्या करते हैं कि मिनिमम इन्फॉर्मेशन की रिक्वायरमेंट कुछ लगाई है कि ये आपको लेनी ही पड़ेगी अपने कस्टमर से अगर वायर ट्रांसफर ले रहे हो। तो 50,000 से ऊपर की अगर वायर ट्रांसफर हो रही है डोमेस्टिक, फॉरेन नहीं, डोमेस्टिक अगर हो रही है तो वहां पर आपको पर्सन का नेम, एड्रेस, अकाउंट नंबर लेना है। और अगर क्रॉस बॉर्डर की ट्रांजेक्शन हो रही है, मतलब आप दूसरे कंट्री में भेज रहे हो, तो वहां पर जो पर्सन पैसा भेज रहा है उसका नाम, अकाउंट नंबर, और क्या करना होगा, बेनिफिशियरी की डिटेल आपको प्रोवाइड करनी होगी। देन पेमेंट मैसेज इन्फॉर्मेशन आप चेंज नहीं कर सकते हो, ना ही उस मतलब आपको बताना होगा कि पेमेंट किस पर्पज के लिए हो रही है, ये बताना होगा। इस केस में एक एग्जाम्पशन दी गई है कि अगर इंटर बैंक ट्रांसफर हो रहा है, मतलब मैं ही ओरिजिनेटर हूँ, मैं ही बेनिफिशियरी हूँ, बट फर्क ये है कि मेरा एक अकाउंट इंडिया में एक फॉरेन में, तो उस केस में एग्जाम्पशन मुझे प्रोवाइड करी जा सकती है। अब बैंक की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, सबसे पहला ओरिजिनेटर बैंक, मींस मैंने ट्रांजेक्शन अगर इनिशिएट करी तो मेरे बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी कि मेरी सारी डिटेल उसको लेनी है और कस्टमर ड्यू डिलिजेंस करनी है। इंटरमीडियरी बैंक जो कन्वर्जन कर रहा है, ठीक है, उसको क्या करना होगा कि इन ओरिजिनेटर की डिटेल को रिटेन करना है, ड्यू डिलिजेंस कंप्लीट करनी है, और ट्रांजेक्शन को मॉनिटर करना है। एंड अगर कोई भी सस्पिशियस ट्रांजेक्शन होती है तो इंटरमीडियरी बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उस चीज को, एसटीआर को फाइल करना, ठीक है। फिर बेनिफिशियरी बैंक का भी बेनिफिशियरी की आइडेंटिटी को वेरीफाई करना, सस्पिशियस एक्टिविटी का ध्यान रखना, और ओरिजिनेटर की डिटेल इसको भी मेंटेन करके रखनी होगी। फिर इसके बाद अगर कोई पर्सन थर्ड पार्टी प्रोडक्ट सेल करता है, तो इन दैट केस जैसे म्यूचुअल फंड, लाइफ इंश्योरेंस या अदर फाइनेंशियल प्रोडक्ट सेल करता है, तो केवाईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी रहती है, उस फाइनेंशियल एंटिटी की रहती है। अगर म्यूचुअल फंड कर रहा है तो उसकी, इंश्योरेंस वाली कंपनी है तो उसकी रहेगी। आरबीआई क्या कहता है कि बैंक को केवाईसी करनी होगी कस्टमर को परचेजिंग थर्ड पार्टी प्रोडक्ट थ्रू देम, मतलब अगर मैं किसी बैंक के थ्रू इंश्योरेंस ले रही हूँ तो बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है मेरी केवाईसी करना, अदरवाइज अगर कोई म्यूचुअल फंड है तो वो म्यूचुअल फंड कंपनी की केवाईसी की रिस्पॉन्सिबिलिटी आ जाती है।
देन हमें फर्दर कुछ केवाईसी की रिक्वायरमेंट दी है ऑनलाइन कस्टमर, मतलब अगर कोई डिजिटल कस्टमर बन रहा है तो वहाँ पे डिजिटल केवाईसी होगी और वीडियो केवाईसी होती है। वीडियो केवाईसी के अंदर प्रॉपर क्या होता है कि आपको अपने डॉक्यूमेंट दिखाने पड़ते हैं, तो वही है डिजिटल केवाईसी का प्रोसेस कि प्रॉपर आपको एप्लीकेशन के बताना होगा कि क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड है, लॉगिन आईडी पासवर्ड देना होगा, ओटीपी बेस्ड होगा, ठीक है। उसके बाद कस्टमर को क्या होगा, ब्रांच को विजिट करना होगा एंड लाइव फोटो कैप्चर की जाएगी, ठीक है। ये सारा केवाईसी अगर आपने कोई भी ऑनलाइन अकाउंट ओपन किया हो तो यहाँ ये सारी चीज़ें हमें पता की होती है। इसमें मेन मेन चीज़ें क्या देखी जाती है कि ऑथराइज्ड ऑफिसर अवेलेबल होना चाहिए, पर्सन ऑथराइज्ड है वही केवाईसी कर सकता है। एप्लीकेशन फॉर्म के अंदर उसकी सारी डिटेल आनी चाहिए। देन जीपीएस अवेलेबल होना चाहिए, डेट आपको देखनी है, ऑफिशियली वैलिड डॉक्यूमेंट उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, ये सारी चीज़ें। देन अगला एक रूल आ जाता है मास्किंग ऑफ आधार। मीन्स अगर आप कस्टमर का आधार यूज कर रहे हो तो वहां पे उसकी इंफॉर्मेशन को प्रोटेक्ट करना बैंक की रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है। बैंक शुड रेफर टू वैलिडिटी ऑफ आधार रिलेटेड लॉज एज एप्लीकेबल, कि आप कस्टमर की आइडेंटिटी को प्रोटेक्ट भी करके चल रहे हो वेरीफाई करने के साथ साथ, ठीक है। वीडियो केस केवाईसी में भी सेम होता है कि रियल टाइम बेसिस पे आप केवाईसी कर रहे हो, कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन कर रहे हो, तो यहाँ पर कैसे होगी, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगी, फेशियल रिकॉग्निशन होगी और लाइव इंटरेक्शन करके वो बोलेंगे आपको सिग्नेचर करके दिखाओ या कुछ भी ऐसी चीज़ें, तो वो सारा होता है हमारा वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस, ठीक है। तो इसको क्या मानेंगे, इक्विवेलेंट टू फेस केवाईसी इसको मान लिया जाता है। अब परमिटेड सिचुएशन क्या है, अगर कब कब अलाउ है, अगर इंडिविजुअल है, प्रोपराइटरशिप फॉर्म है सेम इंडिविजुअल वाला, या अगर कोई एंटिटी है और हमने केवाईसी किसकी करनी है, उसके ऑथराइज सिग्नेटरी या बेनिफिशियल ओनर की करनी है, तब इन केसेस में वीडियो केवाईसी अलाउड है, वीडियो कस्टमर आइडेंटिफिकेशन इज अलाउड। अब वीडियो केवाईसी सिर्फ ट्रेंड ऑफिशियल कर सकते हैं ताकि उनको पता हो कि क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, और क्वेश्चनिंग डायनेमिक हो सकती है, आप सेम क्वेश्चन नहीं पूछोगे हर बारी, ठीक है। इसके बाद वेरिफिकेशन मेथड क्या रहने वाले हैं, ओटीपी बेस्ड या फिर ऑफलाइन आधार वेरिफिकेशन भी कर सकते हो आप, ठीक है। इसके अलावा एक्सएमएल फाइल भी आप मांग सकते हो, सिक्योर कोड विद इन 3 डे ऑफ जनरेशन, ठीक है। फाइनेंशियल प्रोफाइल कंफर्मेशन कैसे, आप सबसे पहले उनका कंफर्म करोगे फाइनेंशियल डिटेल कि वो क्या काम करते हैं। पैन कार्ड की इमेज आपको कैप्चर करनी होगी, क्लियर इमेज ऑफ द पैन कार्ड। प्रिंटेड पैन कार्ड इज नॉट वैलिड, मीन्स अगर आपने ऑनलाइन पैन कार्ड अप्लाई किया और उसको प्रिंट कर लिया, उससे वीडियो केवाईसी नहीं हो सकती, दिस इज एन इम्पॉर्टेंट पॉइंट। एंड बैंक कॉरेस्पॉन्डेंट मे असिस्ट कस्टमर एट कस्टमर्स एंड। इसके बाद ऑपरेशनल कंडीशन क्या आ जाते हैं कि कोई भी अकाउंट अगर वीडियो केवाईसी के थ्रू ओपन हो रहा है तो उसका प्रॉपर ऑडिट होगा बिफोर एक्टिवेशन, एंड जो भी हमारा सारा डेटा है वो रिकॉर्ड होना चाहिए एंड अवेलेबल होना चाहिए इंडिया के अंदर। सो दीज वर योर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट रिलेटेड टू केवाईसी इन स्पेशल केसेस, ठीक है।